हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स के बारे में जानेंगे। सीयूईटी एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का जब हम एक वैल्यू निकालते हैं या फिर बोल सकते हैं मैट्रिक्स में जब हम ऐसा एक मॉड्यूलर साइन लगा देते हैं और इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं वो हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम एक रो ले लें, रो में क्या है, फर्स्ट रो में ए, बी और सी, तो यहाँ पर अगर हम ए को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी तरीके से प्लस में बी को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह से इसको हम प्लस करके सी को सी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम चाहे तो फर्स्ट कॉलम के साथ भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यानी ए, डी एंड जी के साथ भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोफैक्टर ऑफ ए है, इसी ये कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। कोफैक्टर ए निकालने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके पोजीशन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी -1 का पावर i + j करना पड़ेगा। ए का अगर हम पोजीशन देखें तो उसके लिए i का वैल्यू यानी रो नंबर क्या है, 1 आ रहा है, एंड j का वैल्यू यानी जो कॉलम नंबर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ए के लिए यहाँ पर -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1। इसके साथ हमको यहाँ पर उसका माइनर मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका माइनर मैट्रिक्स ए का क्या होगा, तो ए का माइनर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ए का जो रो है एंड ए का कॉलम जो है उसे छोड़ के बाकी लिखना पड़ेगा। तो बाकी छोड़ के अगर देखें तो यहाँ पर ई जो है आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ई आई आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर जो एच है वो एफ़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एफ एच आ जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 का पावर एक ऑड, -1 का पावर एक इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1, तो यहाँ पर आ जाएगा ई आई माइनस एफ एच। कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के बाद वैसे ही आप कोफैक्टर ऑफ बी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर ऑफ ए के साथ, जो कि है ई आई माइनस एफ एच। डिटर्मिनेंट निकालना तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, बस ये लिखने, बस यहाँ पर हमने कोफैक्टर भी थोड़ा सा समझ लिया कि यहाँ पर क्या होता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो है -b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आई माइनस एफ जी। उसी तरीके से यहाँ पर +c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एच माइनस ई जी। अब चलिए समझते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स में एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज़ एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे k, और एक डिटर्मिनेंट में एक स्केलर k मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक नंबर k मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। जब हम एक मैट्रिक्स में एक नंबर k मल्टीप्लाई करते हैं तब ये जो k है, ये जो स्केलर है, ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होके बन जाता है। यहाँ पर के जी आ जाएगा, यहाँ पर के एच आ जाएगा और यहाँ पर के आई आ जाएगा। लेकिन जब एक डिटर्मिनेंट में एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है तब ये स्केलर सिर्फ एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस नंबर को, इस स्केलर को हम एक ही रो के साथ यानी फर्स्ट रो के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि एक डिटर्मिनेंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है 1 मैट्रिक्स के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे रिजल्ट मिला 2 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 कहाँ पर आ रहा है, ये कुछ इस पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पर 2 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 3 कुछ इस पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 की वजह से इतना एरिया कवर हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 की वजह से कुछ इतना एरिया है कवर हो रहा है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एरिया पहले कवर हो रहा था अभी उतना एरिया कवर नहीं हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। और अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, और यहाँ पर 0 × 0 0, तो ये हो क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले जितना एरिया आ रहा था वो 1 × 1 यूनिट स्क्वायर का एरिया आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ये नया वेक्टर बन रहा है, नए वेक्टर की वजह से जो एरिया आ रहा है ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 × 3 6 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 6 आ रहा है, और यहाँ पर जो चेंज इन एरिया है वो भी कितना है, वो भी चेंज इन एरिया जो है 6 टाइम्स हो चुका है। दैट मीन्स हम डिटर्मिनेंट को हम क्या कह सकते हैं, बाई वॉट फैक्टर एरिया विल मॉडिफाई आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को
दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब ये 6 आ रहा है। तो पहले जो एरिया आ रहा था 1 यूनिट स्क्वायर आ रहा था, नेक्स्ट मैट्रिक्स ने जब इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया तब जो नया एरिया आ रहा है वो 6 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, यानी जो एरिया है 6 टाइम्स बढ़ चुका है। तो डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है कि एरिया जो है कितना मॉडिफाई होने वाला है, एरिया जो है कितने फैक्टर से मॉडिफाई होने वाला है, हमें ये डिटर्मिनेंट से पता चलता है। चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही सेम मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी ये भी क्या करेगा, एरिया को 6 टाइम्स इंक्रीज़ करा देगा। इस बार हम एक अलग वेक्टर लेते हैं 2 1। तो 2 1 लेने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 4 3। अगर हम 2 1 देखें तो ये 2 1 कहाँ पे आता है, अगर हम x एक्सिस y एक्सिस बना ले तो अगर 2 1 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर 4 3 कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 4 3 जो है कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 × 1 एरिया कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट स्क्वायर एरिया आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 × 3 यहाँ पर कितना एरिया आ रहा है, यहाँ पर 4 × 3 12 यूनिट स्क्वायर एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 × 6 12 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो एरिया है 6 टाइम्स जो है इंक्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट चलिए समझते हैं कि इन्वर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका माइनर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम माइनर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ माइनर कहेंगे। माइनर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें एक एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे A का माइनर निकालना पड़ेगा, फिर B का माइनर निकालना पड़ेगा, उसी तरीके से C का माइनर, D का माइनर, E का माइनर, F का माइनर, G का माइनर, H का माइनर, I का माइनर। इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स आएगा ये आ जाएगा हमारा माइनर मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनर निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया था, उसी तरीके से हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे निकालना है। यहाँ पर MA का इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें -1 का पावर I + j करना पड़ेगा। और इस केस में I क्या होगा, 1 होगा, j क्या होगा, 1 होगा। फिर MB के साथ हमें -1 का पावर I + j करना पड़ेगा। यहाँ पर I क्या होगा, यहाँ पर रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर j होगा 2। उसी तरीके से हमें इस वाले एलिमेंट में -1 का पावर 1 I + j करना है। तो इस तरीके से हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। वैसे हमें D का कोफैक्टर निकालना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें वैसे ही क्या निकालना है, E का कोफैक्टर निकालना है -1 का पावर I + j करके। फिर F का कोफैक्टर निकालना है -1 का पावर I + j करके। फिर G का कोफैक्टर निकालना है -1 का पावर I + j करके। वैसे ही H का कोफैक्टर निकालना है -1 का पावर I + j करके। वैसे ही I का कोफैक्टर निकालना है यहाँ पे I + j करके। तो इस तरीके से हमारा जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुका है। फिर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसे हम कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसे हम कह देंगे क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर हमारे पास जो यहाँ पर A का इन्वर्स होगा ये होगा हमारे पास 1/A का डिटर्मिनेंट, यानी जो A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इनटू में हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो एडजॉइंट किसका, A मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आया यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A जो आया उसके साथ हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको A का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A चाहिए और A का डिटर्मिनेंट चाहिए। फिर आप कुछ इस तरीके से इस फार्मूला को यूज़ करके इन्वर्स ऑफ A निकाल सकते हैं। वैसे आपको इतना लंबा प्रोसेस एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करें, इसे हम एक क्वेश्चन को देख के अच्छे से समझ लेंगे। अगर हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स है तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना बहुत ही आसान काम होता है। अगर हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, यहाँ पर A और D का पोजीशन बस बदल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, B और C जो है उनमें बस साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव साइन है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है इंटरचेंज और इन दोनों का जो है ये हमें साइन चेंज करना है।
तो इसका और इसका यानी बी का एंड सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन चेंज। फिर हमें यहाँ पर अगर इन्वर्स चाहिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ a कर सकते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना भी इजी है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a निकालना भी इजी है। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है ये ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स वैलिड होती है, ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो हम यहाँ पे इस तरीके से शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। नेक्स्ट चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं क्या क्या होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये इज इक्वल्स टू होता है ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। यानी अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, वो दोनों सेम आने वाला है। उसी तरीके से अगर हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ 2 रोज और कॉलम आर सिमिलर देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 इनटू में 2 है। तो यहाँ पर 2 कॉलम के सिमिलर होने की वजह से यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखें तो ये 0 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जल्दी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक स्केलर है जो कि मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये आएगा k का पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं और कोई मैट्रिक्स अगर है जैसे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो यहाँ पर जो n है वो बस ऑर्डर हमें बता रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम इजीली समझ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक डिटर्मिनेंट में एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो सिर्फ एक ही कॉलम या एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर हमने सभी रो के साथ सपोज़ नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिटर्मिनेंट से वो बाहर आएगा, तब क्या होंगे, वो तीनों नंबर ही बाहर आके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर हम एक नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पर k ऊपर से भी आएगा और k ऊपर से यानी फर्स्ट रो से भी आएगा और k जो है सेकंड रो से भी आएगा और फिर यहाँ पर 1 2 और 3 4 इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे k का पावर कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का 2 था और इसके पावर में कितना आया है, 2 आया है। तब इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही मस्त एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तब इसमें डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमें बस यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो है 2 3 एंड 4। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 12 × 2 24, तो हमें इस तरीके से ईजिली डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम a का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये इज इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट होता है। अब ये कैसे आया, इसका अगर हम प्रूफ देखें तो a × a का इन्वर्स ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो ये 1 0 0 1 हो जाता है। मतलब बेसिकली ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो ये 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये इस तरीके से हमारे पास हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर अगर हम a इन्वर्स a इसका डिटर्मिनेंट करें और यहाँ पर i का डिटर्मिनेंट करें तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट इंटू a के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे i का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे जो कि होता है 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे a का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये कितना आ रहा है, ये 1/a का डिटर्मिनेंट आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक मैट्रिक्स के रो को इंटरचेंज करते हैं एडजेसेंट रो के साथ या फिर एक कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं एडजेसेंट कॉलम के साथ, तब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। मतलब पहले अगर इंटरचेंज करने से पहले डिटर्मिनेंट का साइन अगर नेगेटिव आ रहा था, तब इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब ये इज इक्वल्स टू होता है a के डिटर्मिनेंट का पावर
n-1, इसमें n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A हो जाएगा। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो चलिए इसका प्रूफ को समझते हैं कि किस तरीके से होता है। हमको पता है कि A इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। हमने अभी देखा कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करते हैं 1/a के डिटर्मिनेंट के साथ, और राइट साइड में यहाँ पर क्या है, i है। तो यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है ये इज इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट इंटू i हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a का भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a का भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर राइट साइड में भी हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। तो हम जब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, a के डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट का पावर n हो जाता है और यहाँ पर i का डिटर्मिनेंट बचता है। यहाँ पर अगर हम एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट रखें और यहाँ पर अगर a का डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड से राइट में ले ले तो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 हो जाएगा और i का डिटर्मिनेंट यहाँ पर अगर निकाल के देखें तो ये 1 आ जाएगा। चाहे i कोई भी ऑर्डर का हो, i अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे i मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, यहाँ पर i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आएगा। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, a का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 आ रहा है। चलिए CUET 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 जो कि कितना होता है 54, माइनस में 7 इंटू 1 7, फिर माइनस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 24, माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7 28, माइनस 9 इंटू 2 18। तो इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा 51। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन CUET 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JAM 2023 का। तो यहाँ पर हमें इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है। हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स को a के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और हम इसी चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं कि a मैट्रिक्स है। इसको हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a मैट्रिक्स जो कि है 1 1 0 2 3 0 3 0 1। इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है इस ऑप्शन ए वाले मैट्रिक्स के साथ जो है 1 -2 0 -1 3 0 0 0 1। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसके फर्स्ट रो को लेते हैं और इसके फर्स्ट कॉलम को लेते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 इंटू -1 आ रहा है, एंड 0 इंटू 0 या 0 आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है ये आ चुका है 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये किस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये हमें यहाँ पे ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा मिलना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो देखते हैं कि क्या आता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, 3 -1 0 -2 1 0 -3 1 1। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ 1 इंटू 3 हमें मिल जाएगा 3, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें -2, फिर हमें यहाँ मिलेगा प्लस में 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 -2 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। उसके बाद हम बाकी चेक करते हैं। अभी हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 प्लस 1 प्लस 0। यहाँ पर हमें 0 मिलना चाहिए और यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारा सही है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर यह आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 आना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 0 आ रहा है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं,
सेकेंड रो को लेते हैं, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें यहाँ मिलेगा 2 × 3 6, 3 × 2 6 और 0 × 0 0, तो हमें यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 × -1 -2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पर हमें 1 मिलना चाहिए और हमें यहाँ पे 1 मिल भी रहा है। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो हमें यहाँ मिलेगा 0 + 0 + 0 और हमें यहाँ 0 मिलना भी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में 1 आएगा, और इसको 1 लेके अगर हम देखें हमें यहाँ पे 3 × 3 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 0 और 1, यहाँ पर 0 आना चाहिए और 0 आ भी रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें 0 + 0 + 1, तो यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ पर 1 भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर मैंने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है ऑर्डर 3 का, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी। उसी तरीके से अगर हम ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसे नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही अगर आप देखें तो यहाँ पर रो 1 और कॉलम 1 वाला एलिमेंट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो 1 कॉलम 1 वाले एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।